केंद्र सरकार जो इस समय मोदी सरकार चल रही है उसके पास लोकसभा में बहुमत है, लेकिन जो राज्यसभा है, आपको बताएं राज्यसभा में अभी तक पूर्ण बहुमत नहीं था, लेकिन अब 2022 के अंत होते होते वो बहुमत से कहीं आंकड़ा पार करने वाली है। और अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए हैं, इसके बाद आपको बताएं पंजाब के चुनाव हुए हैं। इस समय जो स्थिति सीटों की है वो राज्यसभा की सीटें हैं 250, जिसमें 238 पर चुनाव होता है और इसके अलावा राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं 12 सदस्यों को। तो इस तरह से ये जो चुनाव होना है, इस समय जो अभी स्थिति है राज्यसभा में, अभी तक भारतीय जनता पार्टी के 97 राज्यसभा के मेंबर हैं, यानी राज्यसभा के सांसद हैं। 2022 के आते आते मतलब दिसंबर के महीने तक, क्योंकि अन्य कई राज्यों में वो सीटें खाली होनी हैं, सेवानिवृत्त होने हैं राज्यसभा के सदस्य, और उसकी जगह जब चुनाव होगा तो ये आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी 104 पार कर जाएगी। और अभी आपको बता दें, जब ये दिसंबर आते आते पूरा एनडीए यानी जो और दल भी हैं उनकी सीटें भी अगर इसमें जोड़ दें तो संख्या 122 हो जाएगी। और इस 122 के साथ ही इस 100 का आंकड़ा पार होते ही पूर्ण बहुमत एनडीए के पास होगा। उसके बाद जो भी कोई प्रस्ताव आप लाते हैं, उस प्रस्ताव में अभी जैसी स्थिति आती है कि कोई भी प्रस्ताव अगर लाया जाता है राज्यसभा में, लोकसभा में, तो उसको पास कराने के लिए जो सहयोगी दल हैं उसके अलावा भी कई दलों से मांग करनी पड़ती है, या यूं कहें उनसे मिन्नतें करनी पड़ती हैं कई बार। और इस वजह से कई बार देश के महत्वपूर्ण मुद्दे जो बिल लाए गए हैं, देश के महत्वपूर्ण बिल जो लाए जाते हैं, उसके बीच में रुकावट भी आती है। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि 2022 में और उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद स्थिति बदलेगी। भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा राज्यसभा दोनों में पूर्ण बहुमत होगा। और उसके बाद आप देखिए कि कुछ जो ऐसे पेंडिंग बिल हैं जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा पूरे देश में है और लोग मांग कर रहे हैं, एक समान नागरिक संहिता और दूसरा जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून, ये दो ऐसे बिल हैं जिसके नाम पे ही देश के अंदर एक बहस छिड़ गई है। विरोधी लोग इसका पहले से ही विरोध करने का मन बना चुके हैं, और ऐसे में ये बहुत ज़रूरी था कि राज्यसभा में पूरा बहुमत भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के पास हो। तो यूपी के चुनाव के बाद जो स्थिति आई है, इसके बाद ये स्थिति संवरेगी। और इसमें एक और बात मैं आपको बता दूं कि अभी तक राज्यसभा में विपक्ष का जो दर्जा है वो कांग्रेस के पास था, क्योंकि उनके पास अभी तक 34 से ज़्यादा ये राज्यसभा के सदस्य थे। लेकिन अब उसमें जो बड़े बड़े चेहरे थे, जैसे कपिल सिब्बल है, वो सेवानिवृत्त होने वाले हैं, और इसके बाद इनकी संख्या मात्र 24 रह जाएगी। और 250 में से 10% यानी 25 जिसके मेंबर होते हैं राज्यसभा के, उसको विपक्ष के नेता के तौर पर या विपक्षी पार्टी के तौर पर मान्यता मिलती है। तो कांग्रेस के पास से तो 2022 खत्म होते होते राज्यसभा में विपक्ष की मान्यता भी खत्म होने वाली है। और जो भारतीय जनता पार्टी का अपना नारा भी है कि कांग्रेस मुक्त भारत, वो दिख रहा है ज़मीनी स्तर पर भी कि भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रयास हैं, अब जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हमने स्थिति देखी कि कांग्रेस ने अपना एक तुरुप का इक्का जो था, जिसको बोलते हैं कि वो कहते थे कि बड़ा चमत्कार करेगी प्रियंका गांधी वाड्रा, लेकिन ऐसा कुछ भी उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ और पूरा सुपड़ा साफ हुआ, जिससे लगता है कि प्रियंका हो, राहुल हो और सोनिया पहले ही फेल हो चुकी है। ये कोई भी चमत्कार ये कांग्रेस को आगे तरक्की नहीं दिला सकता। तो आपको बताऊं, अभी जो है मार्च में 31 मार्च में जो चुनाव है वो है 13 सीटों पर, जिसमें से 5 पंजाब की सीट हैं, 2 आसाम की हैं, केरल की 3 सीटें हैं और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट है, नागालैंड और त्रिपुरा की 1-1 सीट है। तो इसके साथ ही जैसे ही 31 मार्च का चुनाव होगा, ये माना जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो बहुमत के आंकड़े को छू जाएगी। और दिसंबर 2022, जैसा मैंने कहा, नवंबर दिसंबर में जो चुनाव होगा तब तक उत्तर प्रदेश की 11 सीटें खाली होंगी, और उत्तर प्रदेश की 11 सीटें यानी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, उसमें से अधिकांश सीटें आएंगी। इसी तरह बिहार की 5, राजस्थान की 4 और मध्य प्रदेश की 3, उत्तराखंड की 1 सीट पर राज्यसभा का चुनाव होना है। तो ये जो एंड में होगा, जैसे मैंने बताया था कि इसमें जो भारतीय जनता पार्टी इस 2022 के एंड तक एनडीए
जो गठबंधन के साथ मिलकर के है वो 122 आंकड़ा छू जाएगी और उसके बाद पूर्ण बहुमत होगा। जो देश के लोग ये देख रहे हैं, कई बार वो चर्चा करते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून कब आएगा, ये कॉमन सिविल कोड कब आएगा, इस पर सरकार क्यों नहीं चर्चा करती। हालांकि आपको बताएं, जो उत्तराखंड के नए नियुक्त मुख्यमंत्री हैं धामी जी, उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये वादा किया था लोगों से, और पहली मीटिंग में जब उन्होंने की है विधानसभा की तो उसमें उन्होंने बाकायदा उसके लिए एक प्रस्ताव पास कर दिया है और वो एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। उस कमेटी में यूसीसी को लेकर अब विचार विमर्श होगा और उसके बाद वो केंद्र में प्रस्ताव भेजा जाएगा। लेकिन इस समय जो समय की पुकार मैं कहूँगा, जो देश की स्थितियाँ हैं, जिस तरह से कुछ घटनाएं सामने आई हैं, जिस तरह से देश विरोधी लोग इस समय कुछ सामने आ रहे हैं, षड्यंत्रकारी सामने आ रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि पूरे देश में एक साथ केंद्र सरकार इसको लागू करे, इसकी आवश्यकता है। और इसके लिए जैसा मैंने कहा, दोनों सदनों में केंद्र सरकार के पास अपना बहुमत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसे कुछ सेंसिटिव मुद्दे हैं जिसमें हमने अपने विपक्षों का देखा है रवैया क्या रहता है। विपक्ष का रवैया कुछ इस तरह का रहता है कि वो अपना वोट बैंक समझते हुए वोट बैंक ना खिसक जाए, इसके लिए वो हमेशा इस तरह की बातें सोचते हैं कि एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए वो कभी कभी क्या है कि इस तरह के बिलों का सहयोग नहीं करना, विरोध करना, बयानबाजी करना। वो समझते हैं कि हमारा जो वोट बैंक है ना खिसक जाए। कई बार वो जानते हुए भी कि देश के हित के मुद्दे हैं, उसके बावजूद भी वो पक्ष में नहीं खड़े होते हैं, जिसके कारण से हमने देखा है कि देश हित में कोई फैसले लिए जाएं उसमें विरोध एकदम खड़ा हो जाता है। और कई बार ऐसी स्थिति भी हमने देखी है कि देश हित का फैसला ले लिया गया, दोनों सदनों से पास भी हो गया, उसके बाद भी इस देश में राजनीति इस कदर हावी है कि वो देश के हित को ना देखते हुए निजी स्वार्थ देखते हैं। जैसे हमने देखा कृषि बिल को लेकर के, तीनों कृषि बिल 85% देश का किसान उसके पक्ष में था, उनके फायदे का था। लेकिन हमने देखा किस तरह की राजनीति हुई कि जब वो बिल पास हो गए उसके विरोध में एक आर्टिफिशियल आंदोलन खड़ा किया गया, केंद्र सरकार को घेरा गया। यानी एक अपमान करने वाली स्थिति थी, सोची समझी रणनीति थी कि मोदी जी का इसमें अपमान करना है और इस मुद्दे को पूरे देश में फैला देना है, हिंसा करानी है, जिससे कि मोदी सरकार को बदनाम किया जा सके। तो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो ऐसे में अपना संगठन मजबूत हो उसकी ज़रूरत रहती है। और अब जबकि राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में मोदी सरकार के पास अपना खुद का बहुमत होगा एनडीए का, तो निश्चित रूप से ये देश हित के फैसले वो खुले तौर पर लेगी। और ये माना जा रहा है कि जो प्रतीक्षित मैं कहूँगा बिल हैं, जिसके बारे में देश के लोग काफ़ी दिनों से ये चर्चा कर रहे हैं जब से मोदी सरकार आई है, कि यहाँ बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिनको देश के लिए बहुत ज़रूरी है लाना। सबसे हॉट मुद्दा जो बना हुआ है वो जनसंख्या नियंत्रण का है, क्योंकि लोगों का कहना ये है कि बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जो इस जनसंख्या के बारे में विचार ही नहीं करते। और एक परिवार में कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास 10 से 12 बच्चे, 15 बच्चे भी हैं, कई ऐसे परिवार हैं। तो जो टैक्स पेयर हैं उनका कहना यह है कि हम टैक्स देते हैं, उस टैक्स के पैसे से देश हित में निर्माण में कुछ काम हो, लेकिन ऐसा होता नहीं। मुट्ठी भर लोग उस पैसे का उपयोग करते हैं, यानी उनके लिए सरकारें उपयोग करती हैं। तो सरकार के ऊपर एक तरह से एक दबाव भी पड़ता है। ज़्यादातर संसाधनों पे ऐसे लोगों का कब्जा है जो टैक्स 1 रुपया भी देते नहीं है। तो जो टैक्स पेयर है वो हमेशा इस बात की चर्चा करता है कि मैं जो टैक्स दे रहा हूँ कम से कम वो हाईवेज, रोडवेज, हॉस्पिटल, अच्छे विद्यालय ऐसा कुछ बने। लेकिन वो दिख रहा है कि एक मोटा बजट सरकार का जनसंख्या अधिक होने की वजह से ये इसी तरह के पैसों में खर्च हो जाता है। चाहे वो फ्री का राशन दिया जा रहा हो, चाहे वो फ्री दवाइयाँ दी जा रही हो, फ्री वैक्सीन दी जा रही हो। और जब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा तो निश्चित रूप से जो अभी इस मानसिकता से जी नहीं रहे इस देश में, वो सोचते हैं कि देश के संसाधनों पे अपना हक जताओ, इन्हें लूटो और कुछ भी करो। तो ये नियंत्रण करना बड़ा ज़रूरी है। और इस नियंत्रण का किसी धर्म से, किसी जाति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब भी कभी जनसंख्या नियंत्रण पर बहस होती है, एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए इस देश का विपक्ष खड़ा हो जाता है, लोग इसका विरोध करने लगते हैं। जबकि जो पढ़ा लिखा तबका है, जो समझदार लोग हैं, जो देश की भावना को, देश की स्थिति को समझते हैं, जो समझते हैं कि जिन लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ किस प्रकार की स्थितियाँ हो सकती हैं,
हमारे सामने चीन कंपटीशन में है, मतलब हमसे ऊपर है, लेकिन वहाँ आप देखिए कि जिस तरह का आज कोरोना काल में समय हुआ, वहाँ पर आज भुखमरी का कगार है। ये बात अलग है कि वहाँ की खबरें बाहर नहीं आती और इसलिए हमें कई स्थितियों का पता नहीं लगता, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये बहुत ज़रूरी बिल है। और अब ये आप देखेंगे कि दिसंबर महीना यानी 2022 पार होते ही 23 में ऐसे बिल सभी अब ये मोदी सरकार पास करेगी जो देश के हित में है।